स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेस में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट विच वी मेक इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो अमाउंट हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम कहते हैं कैपिटल। लेकिन बिजनेस तो अलग अलग टाइप से रहता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इस तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में जब हम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अमाउंट कहाँ से लेके आएंगे? या तो हम हमारे ओन पॉकेट से कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमारा जो प्रीवियस सेविंग्स रहता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स यहाँ से लेके आ सकते हैं, या तो हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? सो इस तरह से हम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में। कहाँ पे? इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन एक टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको हम कहते हैं कंपनी। कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में, उस कैपिटल को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। वी कॉल दैट कैपिटल एज शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्यों? क्योंकि कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करेगा और मनी रेज करेगा। कंपनी क्या करेगा? इट विल इशू शेयर्स टू द पब्लिक एंड रेज द अमाउंट। दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन आता है, सर क्या सिर्फ शेयर कैपिटल, शेयर से ही अमाउंट आएगा कंपनी को? नो, देर आर अदर वेज आल्सो, लाइक कंपनी कैन अप्रोच बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आल्सो इट कैन इशू डिबेंचर्स। ठीक है? सो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आर द टू मेजर वेज वेयर कंपनी रेजेस फंड टू रन इट्स बिजनेस। ठीक है? सो चलिए शुरुआत करेंगे आज का क्लास। चैप्टर का नाम है इशू, forfeiture and reissue of shares. We are going to learn these concepts: meaning and share capital, types of shares, types of share capital, types of issue price, types of stages and allotment of shares, types of subscriptions। ये सब कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और यहाँ पे जो भी थ्योरी है, दिस इज रिलेटेड टू इशू पार्ट। एक्चुअली देर आर 3 पार्ट्स हियर: इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। आज की क्लास में ये सब थ्योरी सिखाऊंगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे। किसका जर्नल एंट्रीज? इशू पार्ट का जर्नल एंट्रीज, फॉरफीचर पार्ट एंड री इशू, और इस दोनों का भी जर्नल एंट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हम डिस्कस किए थे, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? वेरी सिंपल, मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। करेक्ट? लेकिन देखो, मनी दैट कैन बी यूज्ड टू मेक मोर मनी इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे और वी विल मेक मोर एंड मोर मनी। दैट इज ऑल्सो व्हाट? कैपिटल ओनली। द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस for its day-to-day operation. Day-to-day operation, sir, what is that day-to-day operation? Goods purchase करना या फिर transactions करना, goods purchase करो, payments करो, clear, receipts करो। so इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है? so as I told you, the chapter is related to share capital. so जब भी मैं कहूँगा कैपिटल, आपके दिमाग में आना चाहिए शेयर कैपिटल। ठीक है? नाउ कंपनी किस तरह से फंड लेके आएगा यहाँ पे बिजनेस में? देर आर 2 वेज। वन इज डेट, सेकेंड वन इज शेयर। डेट मतलब डिबेंचर। या तो कंपनी डिबेंचर से लेके आता है या तो शेयर से लेके आता है। डेट मतलब यूजुअली हो जाता है लोन, अ काइंड ऑफ लोन। ठीक है? नाउ सर, व्हाट इज दैट शेयर एंड व्हाट इज दैट डिबेंचर? ये दोनों हम समझेंगे बाय टेकिंग वन एग्जांपल। ठीक है? यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अज्यूम दैट आई एम अ कंपनी। मैं यहां पे एक कंपनी हूं। ठीक है? नाउ देर आर 3 पर्सन्स, मिस्टर पी, क्यू एंड आर। डन? सो ये तीनों पर्सन मुझे अमाउंट दिए, मुझे मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं। Mr. P has given 50 lakh, Q also 50 lakh, same amount I'll take। तीनों ने मुझे 50 लाख 50 लाख 50 लाख मतलब
1,50,00,000 दिए हैं. Clear? Okay. Now, we know that no one will invest in the company at free of cost. They are expecting something in return. तो मतलब जब मैं इन तीनों से अमाउंट ले रहा हूँ, इनको बदले में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए इन रिटर्न एवरी ईयर. ठीक है. अब देखिए मिस्टर पी का कंडीशन देखो, वो क्या कह रहा है यहाँ पे. सर यू टेक माई अमाउंट, कंपनी को क्या कह रहे हैं, आप 50 लाख रुपीज़ ले लो. ठीक है. हर साल आप प्रॉफिट कमाओ या फिर आपको लॉस हो जाए, आई डोंट केयर. मुझे हर साल रिटर्न चाहिए, मतलब चाहिए. रिटर्न कितना मान के चलेंगे हम 10%. कंपनी प्रॉमिसेस टू गिव 10% एवरी ईयर, मतलब कंपनी हर साल मिस्टर पी को 5 लाख रुपीज़ देगा. क्लियर? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पी? पी कह रहा है कंपनी आपको प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, मुझे हर साल 10% यानी कि 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए. दिस इज द कंडीशन ऑफ मिस्टर पी. क्लियर? द नेक्स्ट पर्सन मिस्टर क्यू, इसका कंडीशन देखो. मिस्टर क्यू कह रहा है कंपनी यू टेक 50 लाख रुपीज़, आप मेरा 50 लाख ले लो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो मुझे रिटर्न दे दो. ओके, हर साल मुझे क्या दे दो, रिटर्न दे दो. ठीक है. यहां पे भी हम मान के चलेंगे कंपनी इज पेइंग 10%, तो कंपनी इसको 5 लाख रुपीज़ देगा. लेकिन क्या है कंडीशन, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मिस्टर क्यू को हर साल 5 लाख रुपीज़ मिलेगा. इसका मतलब अगर कंपनी को लॉस हुआ, क्यू विल नॉट गेट एनीथिंग. डन? ओके. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू? कंपनी को प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हर साल उसको 5 लाख रुपीज़ देना ही पड़ेगा. लेकिन क्यू के केस में क्या हो जाता है, कंपनी अगर प्रॉफिट हुआ ना, देन ओनली इट विल गिव 5 लाख रुपीज़. डन? ओके. नेक्स्ट पर्सन मिस्टर आर. मिस्टर आर भी क्या कह रहा है, कंपनी मेरा 50 लाख रुपीज़ ले लो, लेकिन हर साल मुझे रिटर्न दे दो. कितना ये डिसाइड नहीं हुआ. इंपॉर्टेंट है, आर का बहुत इंपॉर्टेंट है. पी एंड क्यू का कंडीशन था, उसका जो रिटर्न है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था. हम एग्जांपल के लिए थे 10%. लेकिन आर का कंडीशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आर का. व्हाट ही सेइंग, कंपनी ये लीजिए आप 50 लाख रुपीज़, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो मुझे रिटर्न दे दो. ओ भी फर्स्ट you pay the amount to P, then you pay the amount to Q. If anything is remaining, then only you give it to me. R क्या कह रहा है, मेरा 50 लाख ले लो, अपना बिजनेस आप चलाओ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो पहले आप P को दे दो, उसके बाद में Q को दे दो, अगर बचा तो मुझे दे दो. क्लियर? सो R क्या कह रहा है, बचा तो मुझे दे दो. तो यहाँ पे कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है, उसको अमाउंट रिटर्न मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है. क्लियर? देखिए हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट ले लेंगे, यहाँ पे केसेस ले लेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट थरली. देखिए मान लीजिए कंपनी को हो गया प्रॉफिट 5 लाख. केस 1, अगर कंपनी को हो गया प्रॉफिट 5 लाख, यहाँ पे तो 3 पर्सन है, पी क्यू एंड आर. ये 5 लाख कंपनी किसको देता है, ऑब्वियसली मिस्टर पी को देता है. क्यों? इसका कंडीशन क्या था, प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, पहले मुझे अमाउंट चाहिए. सो 5 लाख पूरा का पूरा चला जाता है पी को, क्यू एंड आर को कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है. सेकेंड केस, प्रॉफिट हुआ 10 लाख. सेकेंड केस में अगर प्रॉफिट हुआ 10 लाख, कंपनी विल गिव 5 लाख टू पी एंड 5 लाख टू क्यू एंड नथिंग विल बी गिवन टू आर. आर को कुछ भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि पूरा 10 लाख यहाँ पे डिस्बर्स हुआ और कंडीशन का, आर का कंडीशन क्या था, आप पी एंड क्यू को पहले दे दो, बचा तो मुझे दे दो. अगर कुछ नहीं बचेगा तो इसको कुछ भी नहीं जाता. ठीक है. केस 3, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 15 लाख. नाउ पी क्यू आर दे विल गेट 5 लाख ईच. क्लियर? केस 4, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ
50 लाख रुपीस, कंपनी को एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिला, ज़्यादा प्रॉफिट मिला, एक्सेस प्रॉफिट मिला 50 लाख रुपीस। अब देखिए धमाका क्या हो जाएगा। सो फ्रॉम 50 लाख कंपनी विल गिव 5 लाख टू पी, 5 लाख टू क्यू, क्योंकि इनका प्री डिटरमाइंड अमाउंट था। सो 50 लाख में से अगर आप 5 लाख पी एंड क्यू को दोगे, बचेगा 40 लाख। द होल 40 लाख इज गिवन टू मिस्टर आर। सर मिस्टर आर को क्यों मिल रहा है? क्योंकि आर का सेंटेंस था पहले आप पी एंड क्यू को दे दो, बचा तो मुझे दे दो, अगर ज़्यादा बचा तो ज़्यादा दे दो। यही कंडीशन था आर का, इसलिए कंपनी में जो भी बचेगा वो चला जाता है थर्ड पर्सन को। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल एग्जांपल लिया था पी क्यू आर का। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कंपनी के मैटर में। सी, ये जो पी का केस है ना यहाँ पे, अंडरस्टूड, जो मैं एग्जांपल में लिया था पी का, क्या था कंडीशन? चाहे प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, मुझे 5 लाख फिक्स चाहिए। क्लियर? इसी को हम कहते हैं डिबेंचर, डेट। डेट इज काइंड ऑफ लोन, करेक्ट? अगर हम बैंक से लोन लेंगे, क्लियर, हर साल बैंक को तो लोन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जो लोन लिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। नाउ कैन आई से टू द बैंक दैट अरे बैंक इस बार लॉस हुआ है तो फिर मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा? कैन आई से लाइक दैट? नो, हर हाल में मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। उसी तरह से डिबेंचर्स में प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सो दिस रिटर्न इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट हियर। जो हम डिबेंचर्स को इन रिटर्न एवरी ईयर वी आर गिविंग, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। क्लियर? लेकिन अदर टू पार्ट्स दैट इज क्यू एंड आर का जो मैं एग्जांपल लिया था, ये हो जाएगा शेयर, ये हो जाएगा शेयर। ठीक है, और इनको जो रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे, इस रिटर्न को हम कहते हैं डिविडेंड। इस रिटर्न को क्या कहते हैं? डिविडेंड। डन। अब देखिए यहां पे जो डिविडेंड मिल रहा है, ये डिविडेंड है एक हिस्सा। किसका हिस्सा? प्रॉफिट का हिस्सा। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट में से उनको रिटर्न मिल रहा है। सो प्रॉफिट का ही एक पार्ट है डिविडेंड। लेकिन यहां पे लॉस हुआ तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिविडेंड, इट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? चार्ज अगेंस्ट व्हाट? प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। पी का एग्जांपल में लिया था डिबेंचर्स के लिए, क्यू एंड आर का हम एग्जांपल लिए थे शेयर के लिए। दोनों क्लियर हुआ? देखो, जब पब्लिक शेयर परचेज करेंगे कंपनी से, जब पब्लिक शेयर्स परचेज करेंगे कंपनी से, तब पब्लिक को कहा जाता है शेयर होल्डर्स। इनको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स, अगर आप डिबेंचर परचेज करोगे तो डिबेंचर होल्डर्स। डन? ओके। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। हु आर शेयर होल्डर्स? ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। देखो, हम डिबेंचर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर है शेयर कैपिटल का। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वहाँ पे हम थॉरली डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, सो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा शेयर्स के ऊपर। डन। लेकिन शेयर्स आर कॉल्ड एज, शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज ओनर्स, वी नो दैट। तो यहाँ पे तो दो शेयर होल्डर है, दोनों का रूल अलग अलग था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डन? देखो, ये जो एग्जांपल लिया था क्यू एंड आर का, ये मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। फिलहाल हम समझेंगे मीनिंग ऑफ शेयर। डन? सो पहले शेयर का मीनिंग समझेंगे तो फिर बाकी का जो भी है समझने में इजी हो जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18(4) में डेफिनेशन दिया है शेयर का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। क्लियर? व्हाट इज गिवन हियर? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। ठीक है, एग्जांपल देखो। अज्यूम दैट
company has 5 lakh shares of rupees 10 each. Here 5 lakh are called as number of shares. कंपनी के पास कितना है शेयर्स? कंपनी के पास है 5 लाख शेयर्स, और यहां पे जो 10 रुपीज है, दिस 10 रुपीज इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. इसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहो या फिर नॉमिनल वैल्यू कहो. सर व्हाट इज दैट फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब प्राइस ऑफ 1 शेयर. अगर 5 लाख में से आप 1 शेयर परचेज करोगे तो फिर आपको 10 रुपीज देना पड़ेगा. 2 शेयर्स परचेज करोगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा. अगर आप 100 शेयर्स परचेज करोगे तो 1000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. जब हम नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो 50 लाख मिल रहा है इसी को हम कहते हैं शेयर कैपिटल. करेक्ट? व्हाट इज दैट 50 लाख? 50 लाख इज शेयर कैपिटल. ये कैसे मिला? नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद मिला. करेक्ट? अब देखो, मिस्टर ए एक पर्सन है, इंडिविजुअल, 5 लाख में से इसने परचेज किया है से 700 शेयर्स. अंडरस्टूड? 5 लाख में से मिस्टर ए ने कितना शेयर्स परचेज किया? 700. तो उसको अमाउंट देना पड़ेगा 700 इंटू 10, यानी कि 7000 रुपीज वो देगा कंपनी को. करेक्ट? देखिए, नाउ व्हाट इज दैट 7000? ये 50 लाख का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. समझ में आ गया? ये जो 50 लाख है ना, उसका ही एक पार्ट है 7000, विच इज गिवन बाय मिस्टर ए टू द कंपनी. करेक्ट? नाउ व्हाट इज दैट शेयर कैपिटल? ये शेयर कैपिटल है ओनर्स का. कैपिटल किसका है? हु विल इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस? ओनर्स विल इन्वेस्ट इन द अमाउंट इन द बिजनेस. करेक्ट? सो ये जो 50 लाख है ये ओनर्स का कैपिटल है. क्लियर? तो इस 50 लाख का 7000 एक पार्ट अगर ए का है, कैन आई से दैट दिस इज शेयर ऑफ अ शेयर कैपिटल. करेक्ट? ये जो शेयर है, शेयर मतलब हिस्सा, ये शेयर कैपिटल का एक शेयर है. दैट इज वाई सो ब्यूटिफुली दे हैव गिवन द मीनिंग. शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का एक शेयर ही शेयर है. डन? आगे बढ़ेंगे और यहां पे दिया है एंड इट इंक्लूड्स व्हाट? स्टॉक. शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल एंड इट इंक्लूड्स व्हाट? स्टॉक. नाउ क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज लाइक अ शेयर कैपिटल. से फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एग्जाम्पल ले लेंगे 70 लाख रुपीज. कंपनी का स्टॉक कितना है? 7 लाख रुपीज. लाइक नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू व्हेन वी मल्टीप्लाइड वी गॉट शेयर कैपिटल. हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल कैसे मिला था? हम नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई किए थे. लेकिन यहाँ पे स्टॉक में नंबर्स फेस वैल्यू नहीं दिया जाता, टोटल अमाउंट दिया जाता है, लमसम अमाउंट दिया जाता है. क्लियर? तो ये हो जाएगा स्टॉक. क्लियर? व्हाट इज गिवन हियर? मर्ज शेयर्स इनटू वन फंड. जब शेयर्स को एक ही फंड में हम मर्ज करेंगे उसी को हम कहते हैं स्टॉक. क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर. इट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84. क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो टाइप्स ऑफ शेयर्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स. एक है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस. देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. ओके, मैं बताया था आपको, जो एग्जाम्पल हम डिस्कस किए थे मैं कम बैक करूंगा और फिर से एक्सप्लेन करूंगा. डिबेंचर्स का तो हम पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शेयर में हम एग्जाम्पल लिए थे 2 पर्सन्स का, मिस्टर क्यू एंड आर का. क्यू का जो डिविडेंड है वो फिक्स है. करेक्ट? क्यू का जो डिविडेंड है हर साल क्या था? फिक्स था. बट आर का डिविडेंड फिक्स नहीं था. आर को डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है. मतलब इट वरीज. क्यू को हर साल 5 लाख मिलेगा, लेकिन आर को कभी नहीं मिल सकता, कभी ज़्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा. इस तरह से इट वरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. डन? ओके.
सो व्हेन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, जब कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा सबसे पहले वो किसको देता है? सबसे पहले वो क्यू को देता है। मतलब क्यू को देने के बाद आर को देता है। मतलब कंपनी इज गिविंग प्रायोरिटी टू होम? क्यू देन आर। कंपनी इज गिविंग प्रायोरिटी टू होम? क्यू देन आर। क्लियर? ओके। सो यहां पे जो क्यू है ना, इस क्यू को ही हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। जो मैं क्यू का एग्जांपल लिया था वो था प्रेफरेंस शेयर। आर का जो एग्जांपल लिया था वो था इक्विटी शेयर। डन? देखो, हर साल कंपनी में जब प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है। ये तो हमें पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो डिविडेंड पहले किसको देता है? पहले देता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर? देन अगर मान लीजिए फिर 25-30 ईयर्स कंपनी बिजनेस रन करने के बाद, 30 ईयर्स के बाद कंपनी वांट्स टू वाइंड अप, कंपनी अपना बिजनेस बंद करना चाहता है। अगर कंपनी बंद करेगा तो इट हैज़ टू रिटर्न द अमाउंट। कंपनी क्या करता है? अपना अमाउंट जो पब्लिक से लिया था वो अमाउंट वापस देता है। तो अब क्वेश्चन आता है, पहले किसको देगा कंपनी? क्यू को देता है, फिर आर को देता है। देखो यहां पे भी जब कंपनी कैपिटल अमाउंट रिटर्न में दे रहा है वो पहले क्यू को देता है, उसके बाद में आर को देता है। देखिए इस एग्जांपल में जो मेन अमाउंट था प्रिंसिपल का 50 लाख एंड 50 लाख, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये तो हम स्टार्टिंग लिए थे, करेक्ट? वापस तो देना पड़ेगा। कब देता है कंपनी? जब कंपनी वाइंड अप हो जाता है तब, करेक्ट? तो जब कंपनी वापस दे रहा है पहले क्यू को देता है, उसके बाद में आर को देता है। अंडरस्टूड और नो? इट मीन प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग देखो, दे कैरी प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल मतलब प्रायोरिटी। ओके, प्रेफरेंस का मतलब ही हो जाता है प्रायोरिटी। दे कैरी प्रेफरेंशियल राइट ओवर डिविडेंड एंड कैपिटल। जब डिविडेंड की बात आती है पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है, जब कैपिटल की बात आती है तो तब भी प्रेफरेंस को ही दिया जाता है। सो दे कैरी प्रेफरेंशियल राइट ओवर डिविडेंड एंड कैपिटल एंड वी नो दैट देयर डिविडेंड इज फिक्स्ड। फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज का हो या फिर फिक्स्ड अमाउंट का हो, वो फिक्स रहता है। जनरली नो वोटिंग राइट्स फॉर प्रेफरेंसेस। यहां पे एक वर्ड है, मैं हाईलाइट करूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, द वर्ड जनरली। ओके, सो इस जनरली का मीनिंग क्या है मैं आपको वापस सिखाता हूं बाद में, डोंट वरी। और ये भी पॉइंट यहां पे जो है, ए बी पॉइंट मैं आपको बाद में सिखाता हूं। नेक्स्ट, it is cheaper than debt to raise the fund. As we discussed, there is debt way to raise the fund. First one is debt, then preference share, then equity share. कंपनी को 3 वेज है, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इसके द्वारा अमाउंट रेज किया जाता है। अगर आप डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कंपेयर करोगे, इसका कॉस्ट, सर किसका कॉस्ट? डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने के लिए जो खर्चा हो जाता है, जो एक्सपेंडिचर हो जाता है, वो कॉस्ट डिबेंचर्स में ज़्यादा रहता है और प्रेफरेंस में कम रहता है। समझ में आ गया? व्हाट दे हैव गिवन? इट इज चीपर देन डेट टू रेज द फंड। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, एक्चुअली इक्विटी शेयर का है ना, ये हमेशा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू डेट एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट रहता है ना, वो हमेशा ज़्यादा रहता है। क्लियर? सो इक्विटी शेयर इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। ठीक है? नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स में जो ग्रीन इंक पे मैं कलर किया हूँ, यहाँ पे मार्क किया हूँ, वो पॉइंट मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर। व्हाट इज इक्विटी शेयर? द शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वही है इक्विटी शेयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर? वेरी सिंपल, इट इज सो नाइसली दे हैव गिवन। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना वही है इक्विटी शेयर। ठीक है? देन व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? यहाँ पे तो मीनिंग दिया है, द शेयर विच हैज द प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड एंड कैपिटल इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज इक्विटी? द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस इज कॉल्ड एज इक्विटी। ठीक है? देन इक्विटी शेयर, they have voting in all general meeting.
इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा सर? जनरल मीटिंग में। व्हाट इज जनरल मीटिंग? हर साल कंपनी एक मीटिंग करता है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इसको हम जनरल मीटिंग कहते हैं या तो एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। यू कॉल इट एज जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। सो एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी हैज टू पास रेजोल्यूशंस। कंपनी क्या करता है? रेजोल्यूशन पास करेगा। टू पास द रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स नीड टू वोट। शेयर होल्डर्स को वोटिंग करना पड़ेगा। वो कौन से शेयर होल्डर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। एक वर्ड है जनरली, मैं फिर से बताता हूं, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, सच वोट्स जो इक्विटी शेयर्स को राइट है वोटिंग करना, सच वोट्स अफेक्ट कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज कौन करता है? बिजनेस को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिजनेस में एक्चुअली मैनेजमेंट क्या रहता है? मैनेजमेंट रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या है? जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, ठीक है, अमॉन्ग देम दे विल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दे विल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सच रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी में, वो अपने आप में कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं। सच इलेक्टेड पर्सन्स आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। सो ये डायरेक्टर्स का एक कमिटी है, उस कमिटी को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो यहाँ पे जो भी वोटिंग हो जाएगा इनके मैनेजमेंट को इफेक्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को और एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है? उनको तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। व्हाट इज दैट प्रॉफिट का हिस्सा? डिविडेंड। वो तो मिलेगा ही मिलेगा अगर एक्सेस प्रॉफिट है तो। उसके साथ साथ उनको बोनस शेयर मिलेगा। देखिए, जब हम शेयर कैपिटल सिखाते हैं आपको, एक कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम करंट पोजीशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट हम इसको आगे सिखाएंगे, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे, हम इसको इंटरमीडिएट में सिखाएंगे। ठीक है? एनीवेज, तो ऐसा एक वर्ड यहाँ पे आ गया है, बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर इज वन ऑफ द चैप्टर इन योर फाउंडेशन सिलेबस। जब हम बोनस शेयर चैप्टर में आएंगे वहाँ पे इसका प्रोविजंस थॉरली डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखो, बोनस शेयर का मतलब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी क्या करता है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देखो, अभी पहले जो डिस्कस किए थे, कंपनी विल इशू द शेयर्स एंड रिसीव द कैश। पब्लिक को शेयर्स इशू करेगा और अमाउंट रिसीव करेगा, वो कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी सिर्फ शेयर्स देता है लेकिन कैश रिसीव नहीं करता। ये हो जाएगा बोनस शेयर्स, और ये बोनस शेयर्स मिलेगा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस तरह से बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट, दे कैन डिमांड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हु कैन डिमांड? इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन डिमांड, ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन डिमांड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है? एज आई टोल्ड यू, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो हमें आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? एक आ गए, देखो ऐसा वर्ड, सी, वी नो दैट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस साल के अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/4/24 टू 31/3/25। क्लियर? देन द नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1/4/25 एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च 26। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो, ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, क्लियर, इस एंड के बाद 20 और 30 डेज के बीच में एक मीटिंग हो जाता है, उसको हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद
लगभग 20 to 30 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज एक मीटिंग हो जाता है, उसको हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। सर व्हाट इज बोर्ड मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। क्लियर? उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं डिविडेंड, उसको हम कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर डिसाइडिंग दैट दिस ईयर वी विल गिव 8% डिविडेंड। दिस ईयर वी विल गिव व्हाट? 8% डिविडेंड। ये सिर्फ डिसीजन लिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये पेमेंट नहीं हुआ। क्लियर? देन फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद, यहां पे 31 मार्च के बाद विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर एक और मीटिंग हो जाता है, उसी को हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर? एजीएम हो जाता है। कब हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जाता है। सो इस एनुअल जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स डिमांड कर सकते हैं। क्या डिमांड कर सकते हैं सर? डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। क्लियर? ये जो 8% डिक्लेयर किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एजीएम में दे विल आस्क टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हम 8% डिविडेंड प्रपोज करना चाहते हैं, क्या आप अग्री हो जाओगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर कहेंगे हाँ हम अग्री हो जाएंगे, सो 8% डिक्लेयर किया जाता है। अगर वो कहेंगे नहीं नहीं 8% बहुत हुआ, अब 7% दे दो, सो 7% देने के लिए अग्री हो जाता है। क्लियर? लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स यूजुअली ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, सो 8% इज द हाईएस्ट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे डिसाइड किया है 8%, इससे ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर सकते। दे कैन एक्सेप्ट फॉर 8% और लेस देन 8%। अगर यहाँ पे 10% है, दे कैन एक्सेप्ट फॉर 10% और लेस देन 10%। वो ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते। क्लियर? सो वाट एवर मे बी दे कैन डिमांड फॉर व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ऐसा एक ऑप्शन प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। ठीक है? नेक्स्ट, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एज आई टोल्ड यू, प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स रहता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखिए 8%, सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे ठीक से लिखूंगा। देखो 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्लियर? सो यहाँ पे जो 10,000 है ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। 10 रुपीज़ यू नो इट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इसका अमाउंट हो जाता है 1 लाख। दिस इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1 लाख क्या हुआ? 1 लाख हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ यहाँ पे जो है ना ये 8%, दिस 8% इटसेल्फ इज डिविडेंड रेट। क्लियर? हर साल कंपनी प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना देगा? 8% प्रेफरेंस देता है। सर ये 8% किसके ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है? दिस इज मल्टीप्लाइड ऑन कैपिटल 1 लाख। सो 1 लाख इंटू 8%, डिविडेंड अमाउंट इज 8,000। हर साल उनको 8,000 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन जब आप इक्विटी शेयर्स लिखोगे, इक्विटी शेयर में इस तरह से परसेंटेज आपको नहीं दिखाई देता। दे विल सिंपली राइट 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. So 10,000 into 10, we know that it is 1 lakh. So अगर यहाँ पे जनरल मीटिंग में 8% अग्री हो गया, फाइनल हो गया, 8% इज कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख। अंडरस्टूड? ओके, सो इस तरह से डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, declaration is left to board of directors. As I told you, board of directors will decide maximum rate. So उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को यूजुअली डिविडेंड नहीं मिलेगा। During winding up, payment is made only after payment of all the creditors and preference share capital. ये यहाँ पे जो 50 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे इक्विटी शेयर होल्डर ने, वाइंडिंग अप के वक्त कंपनी क्या करता है? पहले क्रेडिटर्स का, डिबेंचर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, सबका पेमेंट करेगा। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस दिया जाता है, दिस इन्वेस्टेड अमाउंट।
अगर कंपनी के पास अमाउंट बचा तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई दे हैव गिवन पेमेंट इज मेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स में 2 पॉइंट पेंडिंग है, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स में 2 पॉइंट पेंडिंग है, मैं फिर से वापस आके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। Okay. Preference share is covered under section 43 of the Companies Act 2013. Next, types of shares, देखो हम इसके बारे में डिस्कस किए थे ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। बट इन प्रेफरेंस शेयर अगेन देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कितना है? 8 टाइप्स। There are actually 2 types of shares, equity, preference. But in preference again there are 8 types of preference shares, मतलब कंपनी 8 types of preference shares को इश्यू कर सकता है। So अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। ऑल द 8 types of preference share हम डिस्कस करेंगे thoroughly. First one, what is the first one? The first one is redeemable preference share. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट वन? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक सेपरेट चैप्टर है आपके फाउंडेशन सिलेबस में। जैसे कि इशू ऑफ बोनस शेयर था प्रीवियस स्लाइड में, उसी तरह से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक सेपरेट चैप्टर है। सो प्रोविजंस, इसमें जो भी प्रोविजंस हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसी चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग हम समझेंगे। देखिए, रिडीमेबल का मतलब हो जाता है पे बैक, ओके। पे बैक आफ्टर सर्टन पीरियड, पे बैक आफ्टर सर्टन पीरियड। नाउ इफ कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड, अगर कंपनी को फंड की जरूरत है फॉर सर्टन पीरियड, से 3 years, 2 years, 5 years, 8 years, 15 years, इस तरह से टेम्पोररी बेसिस के लिए उसको अमाउंट चाहिए, देन द बेस्ट वे इज इशू व्हाट? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब कंपनी शेयर्स इशू करता है तभी डिसाइड किया जाता है इट इज़ 5 years रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो 5 साल के बाद वो वापस देगा। अगर अमाउंट जल्दी एडजस्ट हुआ देन दे विल रिटर्न इट अप, इट इज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। व्हेन कंपनी पे बैक after certain period, that share is called as redeemable preference share. जो certain period है ना वो maximum 20 years है। क्लियर? दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इसका पूरा कंडीशंस हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ही सीखेंगे। नाउ व्हाट इज दैट 20 years? अगर आज मैं आपसे अमाउंट लिया बाय इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये अमाउंट मैं वापस दूंगा से it may be after 1 year, 5 years, 10 years, 15 years, 18 years, 19 years, 20 years maximum. So 22 years का मैं अग्रीमेंट नहीं कर सकता। क्लियर? कर सकते हैं लेकिन कंडीशन है वो आगे देखेंगे। आगे मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल व्हाट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रीपे आफ्टर सर्टन पीरियड। आज अमाउंट ले लो, कुछ साल के बाद वापस दे दो। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एग्जैक्टली अपोजिट। अगर आप कंपनी के नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे देन आपका अमाउंट कभी भी रिडम्पशन नहीं करता। कभी भी रिडम्पशन नहीं करता मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपको वापस नहीं मिलता, वाइंडिंग अप के वक्त मिलेगा। क्लियर? सर ये तो ना इंसाफी हो गया। अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे इट लुक्स लाइक इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का क्या था? इक्विटी का था कंपनी आज अमाउंट लेता है, वापस कब देता है? ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ओनली। इन बिटवीन कंपनी भी कभी भी अमाउंट वापस नहीं देता इक्विटी शेयर होल्डर को। तो नॉन रिडीमेबल भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया? एज पर कंपनीज एक्ट 1956, एज पर कंपनीज एक्ट 1956 वहां पे ऑप्शन था कंपनीज कैन इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन
1956 जब अमेंडमेंट हुआ कंपनीज एक्ट 2013 में, they said no company can issue non redeemable preference share. करेक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नो कंपनी कैन इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. डन. एंड व्हाट इज दैट हियर? दिस वन इज सेक्शन 55. सेक्शन 55 इज कवर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसका जो भी प्रोविजन है वो कवर किया गया है सेक्शन 55 में. नेक्स्ट, two types of preference shares are over. Next type, cumulative preference share. What is the next one? Cumulative preference share. ठीक है? Just now I took one example. There are 10,000 8% preference shares of rupees 10 each. Clear? So 10,000 into 10 amount हो जाता है 1 lakh. Correct? Now here what is the dividend? Dividend amount is 1 lakh into 8%, मतलब अमाउंट हो जाता है 8,000. कंपनी को हर साल 8,000 डिविडेंड देना पड़ेगा. अंडरस्टूड? ओके. एग्जांपल देखो. इन द ईयर 2022 कंपनी इनकर्स लॉस. कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया. एंड वी नो दैट अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा. सो इन द ईयर 2022 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनी डिविडेंड. नेक्स्ट, तो यहाँ पे उनको जो 8,000 मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वन इज 2023. अगेन कंपनी इनकर्ड लॉस. फिर से कंपनी को क्या हुआ? लॉस हुआ. तो फिर से यहाँ पे जो 8,000 मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा. डन. नेक्स्ट, बट इन द ईयर 2024 कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट. कंपनी को प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट डिविडेंड मिलना चाहिए वो मिलेगा. लेकिन क्वेश्चन ये है सर कितना मिलेगा? देखिए, जब कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो उनको 8,000 8,000 8,000 मतलब टोटल 24,000 डिविडेंड मिलेगा. इसका मतलब जिस साल में लॉस हुआ था, ओके, उसका डिविडेंड क्यूमुलेट होते जाता है. क्यूमुलेट मतलब गोज ऑन एडिंग. वो ऐड होते जाता है. जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक वो ऐड होते जाता है. दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का दो एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट वन, उनका जो डिविडेंड है इन द ईयर लॉस, इन द ईयर ऑफ लॉस, इट गोज ऑन व्हाट? क्यूमुलेटिंग. एंड द सेकेंड वन इज, अगर कंपनी को कंसेक्यूटिवली 2 साल लॉस हुआ, अगर कंपनी को लगातार कंसेक्यूटिवली 2 ईयर्स का लॉस हुआ, थर्ड ईयर उनको एक वोटिंग राइट मिलेगा. ओके, थर्ड ईयर उनको क्या मिलेगा? एक वोटिंग राइट मिलेगा. इज दैट क्लियर? मैं फिर से बताता हूं. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर आप कंपनी के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे इन द ईयर लॉस, इन द ईयर ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो ये जो डिविडेंड है एक्यूमुलेट होते जाता है. जब प्रॉफिट हो जाएगा तो टोटल डिविडेंड आपको मिल जाता है. ये पहला एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज, अगर कंसेक्यूटिवली मतलब कंटिन्यूअसली 2 साल का लॉस हुआ, थर्ड ईयर में एक वोटिंग राइट मिलेगा, 1 वोटिंग राइट उनको मिलेगा. ठीक है? ओके, अब आ जाओ वापस. यहां पे एक वर्ड था जनरली नो वोटिंग राइट्स. एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे, 2 साल का कंसेक्यूटिवली लॉस हुआ, थर्ड ईयर आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा. दैट इज वाई देयर इज अ वर्ड कॉल्ड जनरली. आई होप यू अंडरस्टूड. जनरली जो पेंडिंग था वो मैं आपको एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट, नॉन क्यूमुलेटिव. आपको शायद नाम से ही पता चला, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ क्यूमुलेटिव. अगर आप कंपनी के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे, इफ कंपनी इनकर्ड लॉस, उस साल का जो डिविडेंड है वो चला जाता है. सो इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट आपको सिर्फ उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, दैट इज 8,000. दिस इज कॉल्ड एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस एग्जांपल में वापस आऊंगा। देखो, हियर इन आवर फोर्थ केस द टोटल प्रॉफिट वाज 50 lakh. From 50 lakh, 5 lakh and 5 lakh was given to debentures and preference shareholders. Correct? Remaining 40 lakh was given to whom? Equity shareholders. Clear? Okay. अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करोगे तो इफ यू परचेज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रॉफिट आल्सो। इन विच प्रॉफिट है? इन दिस 40 lakh आल्सो। आपको जो रेगुलरली मिलना चाहिए था वो मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर एक्सेस प्रॉफिट बचा है कंपनी को, सो उस प्रॉफिट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे तो। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल इट इज। नेक्स्ट वन, एग्जैक्टली अपोजिट, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर आप कंपनी के नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे देन आप एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रेगुलरली जो हर साल डिविडेंड मिलना चाहिए था सिर्फ वही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेवेंथ टाइप, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर आज आप कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे, इफ यू परचेज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर टुडे आफ्टर सर्टन पीरियड, जो कंपनी प्री डिसाइड करता है आफ्टर सर्टन पीरियड, यू कैन कन्वर्ट यूर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट वन, नॉन कन्वर्टिबल। अगर आप कंपनी के नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करोगे देन यू कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अंडरस्टूड? सो ये 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया खत्म। I'll repeat, there are 2 types of shares. One is equity, second one is preference share. But in preference share, there are 8 types of preference shares. I hope you understood all the 8 types of preference share. Done? So यहाँ पे और एक green mark जो pending था, generally preference share, it is मतलब preference share is cumulative, non-participating, non-convertible. Okay, generally preference share is cumulative, non-participating, non-convertible। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, क्लियर, या तो ये क्यूमुलेटिव होता है, या तो नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, या तो नॉन कन्वर्टिबल होता है। इसका मतलब अगर पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल एंड व्हाट इज दैट, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल है तो उनको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा दिस इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके, दिस इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, दिस इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इस तरह से उनको कहना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, या तो ये क्यूमुलेटिव रहता है, या तो नॉन पार्टिसिपेटिंग, या तो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में एक ऑप्शन है, इफ दे वांट दे कैन इश्यू क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर व्हाट इज दैट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? देखिए, अगर मैं एक वोट डालूंगा रेजोल्यूशन पास करने के लिए, उसको एक ही वोट माना जाता है। अंडरस्टूड? अगर हम स्पेशल राइट्स इश्यू करेंगे, सो एक शेयर को 2 शेयर, 2 वोटिंग राइट्स, ओके, एक वोटिंग को 2 वोटिंग राइट्स, एक वोटिंग को 3 वोटिंग राइट्स, इस तरह से माना जाता है। ठीक है? अगर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर इशू किया, अगर वो एक वोट करेगा रेजोल्यूशन में, उसको 3 माना जाता है। सो इस तरह से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का एक ऑप्शन रहता है कंपनी को। अगर वो अगर कंपनी चाहा तो फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या कवर किए? देखिए, वी डिस्कस्ड शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। क्लियर? हाँ, शेयर कैपिटल भी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी लगभग। सो अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देर आर 6 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल।
ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, issued share capital, subscribed, called up, paid up, and reserve capital. Done? Okay. In the starting of this class, I told you there are different types of businesses. One example I will take, partnership. पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस, या तो हम उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते. मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑप्शनल. आप चाहो तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी नहीं रहता. लेकिन कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है. इट मीन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, योर कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड. ठीक है सर, वेयर शुड बी रजिस्टर? विथ ROC. व्हाट इज ROC? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सो हर एक जुरिस्डिक्शन में एक ROC का ऑप्शन रहते हैं. आप इसको ROC कहो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहो, या फिर सिंपली रजिस्ट्रार कहो. क्लियर? सो हम पहले जाके ROC के पास मिलेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स का इंक्वायरी करेंगे. हाँ, आजकल तो ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन जो थ्योरेटिकली आपको सिखाना है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा. हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ROC को दे देंगे. ROC डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, ही विल चेक ऑल अदर इंफॉर्मेशन. क्लियर? इंफॉर्मेशन के वक्त तो फिर यहाँ पे ही पूछेगा, जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ओके, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रहता है, मेन डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA. MOA में अलग अलग क्लॉजेस है. वन ऑफ द क्लॉज इज कॉल्ड एज कैपिटल क्लॉज. सो उस कैपिटल क्लॉज में हमें ये बताना पड़ेगा हमारे लाइफ टाइम, बिजनेस के लाइफ टाइम के लिए कितना कैपिटल चाहिए. सर व्हाट इज दैट लाइफ टाइम? स्टार्ट होने के दिन से लेके एंड तक हमें कितना कैपिटल चाहिए, एक एस्टिमेशन कैपिटल बताओ. किसको बताना चाहिए? ROC को. इसी को हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. यहां पे हम मान के चलेंगे, एग्जांपल, वी नीड 1000 करोड़, एस्टिमेटेड है. ठीक है, कुछ साल के बाद 1000 करोड़ पूरा इशू हो गया. अगर हमें फिर से रेज करना है, ऐड करना है, देन वी कैन ऐड इट विथ ROC, नो प्रॉब्लम. लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते वक्त हमें बताना पड़ेगा एस्टिमेटेड ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है. क्लियर? सो इस कैपिटल को हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल का और दो नाम है, नॉमिनल कैपिटल का हो या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल का हो. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज दैट ऑथराइज्ड कैपिटल? maximum capital of share capital during lifetime, and remember it is what? Estimated. It is estimated. It is authorized in memorandum called capital clause. memorandum के capital clause में इसको mention किया जाता है. ठीक है, what is 1000 करोड़? पूरे लाइफ टाइम में हम कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं पब्लिक से. क्लियर? ओके. अब इस 1000 करोड़ का, इस 1000 करोड़ में मैं पब्लिक को अभी इशू करना चाहता हूं 300 करोड़. 1000 तो लाइफ टाइम तक है ना. अभी फिलहाल मैं पब्लिक को इशू करूंगा कितना? 300 करोड़. दैट इशूड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल. जो कैपिटल हम पब्लिक को अभी इशू करना चाहते हैं उसको इशूड कैपिटल कहते हैं. बट रिमेंबर, दिस इश्यूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल का जो 1000 था उसका ही एक पार्ट यहाँ पे 300 करोड़ में लिया हूँ. सो वी कैन से इश्यूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. देन कंपनी इश्यूज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन. कंपनी किसको दे रहा है? कंपनी पब्लिक को इशू कर रहा है. क्यों इशू कर रहा है? सो दैट पब्लिक कैन सब्सक्राइब द शेयर्स. So that public can subscribe the shares of the company.
क्लियर? ये टाइम टू टाइम इशू किया जाता है। अब देखिए 2025 में है हम, ठीक है, आज 2025 में मैं 300 करोड़ इशू करूँगा, 2030 आएगा और 300 इशू करूँगा, सो 2033 आ जाता है, 2033 आ जाएगा, वहाँ पे और थोड़ा अमाउंट इशू करूँगा। सो इस तरह से टाइम टू टाइम मैं इशू करते जाता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, it is part of authorized capital. We know that this capital we can issue either for cash or other than cash. What is that other than cash? देखिए, शेयर्स को हम कैश में भी इशू कर सकते हैं, नॉन कैश में भी इशू कर सकते हैं। मेजॉरिटीली शेयर कैपिटल इंक्लूड्स कैश कंसिडरेशन ओनली, लेकिन कभी कभी कंपनी शेयर्स को अदर देन कैश में भी इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, if I purchase a building or say any fixed asset or machinery, क्लियर? अगर मान लीजिए मैं मशीनरी परचेज किया 10 लाख का, तो वेंडर को मुझे 10 लाख रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब वो पेमेंट में 10 लाख कैश के बदले में शेयर दे रहा हूँ। मैं वेंडर को क्या दे रहा हूँ? कैश नहीं दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ। सो हियर आई एम इशूइंग शेयर्स एंड रिसीविंग मशीनरी। This is called as shares are issued for other than cash. एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कितना शेयर्स इशू किया था? शेयर कैपिटल आई इशूड 300 करोड़ टू द पब्लिक। नाउ पब्लिक विल सब्सक्राइब। पब्लिक क्या करता है? सब्सक्राइब करता है। इट डिपेंड्स ऑन, अगर कंपनी इज साउंड कंपनी अच्छा खासा है तो फिर पूरा शेयर सब्सक्राइब हो जाता है। अगर ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं है कंपनी का, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, देन पब्लिक में सब्सक्राइब लेसर देन द इशूड कैपिटल। अज्यूम करो यहाँ पे हम 200 करोड़ पब्लिक हैव सब्सक्राइब्ड। क्लियर? ओके। 300 में से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 200, सो वी कैन से दैट दिस 200 इज पार्ट ऑफ 300, सो वी कैन से दैट सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वन, जो इशू नहीं हुआ 100 करोड़, इसको हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। क्लियर? मैं 300 इशू किया था, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 200, सो जो सब्सक्राइब नहीं हुआ इसको हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। क्लियर? सॉरी, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। क्लियर? मिस्टेक, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। नाउ सी हियर, this is the capital which is subscribed by public members. This is portion of issued capital. Subscribed capital एक important capital हो जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जब सब्सक्राइब करेंगे शेयर कैपिटल, it shows that they are promising to the company that we will pay 200 crore at any cost. It may be today, tomorrow or whenever वी कॉल मतलब कंपनी जब भी कॉल करेगा वो अमाउंट दे देंगे। सो यहाँ पे कंपनी को एक भरोसा मिलेगा, हर हाल में मुझे 200 करोड़ मिलेगा। करेक्ट? सो अब कंपनी क्या करता है? 200 करोड़ एक ही टाइम कभी कभी कलेक्ट करेगा। वन टाइम इट विल कलेक्ट 200 करोड़, अदरवाइज इट विल डिवाइड द 200 करोड़ इन डिफरेंट स्टेजेस। पहले 50 करोड़, बाद में 100 करोड़, फिर से 50 करोड़, इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में जब भी रिक्वायरमेंट है तब कलेक्ट कर सकता है। क्लियर? सो जब भी कंपनी पब्लिक को कॉल करेगा, भाई जो आप सब्सक्राइब किए थे उसमें से थोड़ा अमाउंट अभी दे दो, कॉल कर रहा है कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कंपनी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड अप कैपिटल। सो कंपनी कैन कॉल 200 करोड़ और इट कैन कलेक्ट इट इन डिफरेंट स्टेजेस। अंडरस्टूड? देन वी कैन से दैट, देखो एक चेन आ रहा है यहाँ पे, authorized, issued, subscribed, the next one is what? Called up. So we can say called up is part of what? Subscribed capital. It is a portion of subscribed capital. Called up or demanded for payment in installment. Company चाहिए तो different installment में stages में collect कर सकता है amount. Clear? So 4 types of capital we learned here. अगेन अज्यूम करो यहाँ पे अगर कॉल किया है सिर्फ 120 का, सब्सक्राइब किए थे आप 200, ओके, मैं कॉल किया हूँ 120,
सो 80 जो बचा वो अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है. डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? अनकॉल्ड अप कैपिटल. द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पेड अप कैपिटल. ओके, देखिए लास्ट सब्सक्राइब्ड में 200 में यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं 200 एक ही टाइम में ले सकता हूँ, या तो इसको इस तरह से इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर सकता हूँ. अंडरस्टूड? ओके. अगर मैं एक ही बार अमाउंट पूछा, आप 200 पूरा पेमेंट करोगे, देन दैट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल. मतलब स्टार्टिंग ऑथराइज्ड जो डिवाइड होते जा रहा है, अब मुझे कैश मिला एक्चुअली 200 करोड़. सो व्हाट इज दैट पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल इज एक्चुअली पेड बाय द पब्लिक. करेक्ट? अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में 50 रुपीज इज कॉल्ड एज 50 करोड़ इज कॉल्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल. सो जो पब्लिक पेमेंट करेगा उसको हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल. देन दिस इज द ओनली कैपिटल विच इज टेकन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट में लिया जाता है. सो अब क्वेश्चन आएगा, सर अगर सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाता है, देन व्हाट अबाउट अदर्स जो इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, वो कहाँ पे आता है? वो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाता है. ओके, नोट्स टू अकाउंट्स में हमें ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप इस तरह से अलग अलग बाइफर्केशन करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है? कभी कभी हम कॉल्ड अप एंड पेड अप टुगेदर भी लिख सकते हैं, या तो स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं. लेकिन आप याद रखिए, सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल चला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में. डन? सो अगेन वी कैन से दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल का ही एक पार्ट है पेड अप शेयर कैपिटल. देयर आर सर्टन पॉइंट्स विच वी नीड टू डिस्कस. ओके, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर. ये तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं. पॉइंट नंबर बी, इट इज अ पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल. सर ये भी हमें पता है, कॉल्ड अप कैपिटल का ही एक हिस्सा है पेड अप शेयर कैपिटल. कॉल्ड बट नॉट पेड अमाउंट इज कॉल्ड एज अनपेड कॉल कहो या फिर कॉल्स इन अरियर्स कहो. ओके, हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? मान के चलेंगे 200 था. ठीक है, आई कॉल्ड, कंपनी कॉल्ड 200 crore, correct? But public paid 120 crore. Then, so यहाँ पे जो 80 है ना, ये अनपेड हो जाता है. अनपेड हो जाता है, फिर इसको कॉल से, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं रहता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ. मैं कॉल किया हूँ लेकिन आप पेमेंट नहीं किए. अंडरस्टूड? सर अगर आप कहोगे सर जब आप इंस्टॉलमेंट में कॉल करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखो, फिलहाल मेरा फर्स्ट कॉल है 50 करोड़ का. आप 50 करोड़ में 45 करोड़ पेमेंट किए हैं. देन व्हाट इज नॉट पेड? 5 करोड़ इज नॉट पेड. सो दिस 5 करोड़ इज कॉल्ड एज अनपेड और कॉल इन अरियर्स. क्लियर? कंपनी ने कॉल किया है लेकिन पब्लिक ने उसको पेमेंट नहीं किया. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अनपेड और कॉल इन अरियर्स. Unpaid called is to be deducted from the paid up share capital. We know that. इसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. ओके, 50 में से अगर आप -5 करोगे, 45 एक्चुअल पेड अप शेयर कैपिटल हो जाता है. नेक्स्ट, अमाउंट नॉट कॉल्ड बट पेड इन एडवांस बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस. देखो, if I am receiving amount in installments, if I am receiving amounts in installment, first installment 50, second one 100, third one is 50. Clear? I am calling you amount for first installment. मैं first installment के लिए 50 करोड़ मांग रहा हूँ. आप 50 के साथ साथ 100 भी यहाँ पे एडवांस में दोगी, जो मैं कॉल ही नहीं किया, जो 3 साल के बाद में कॉल करने वाला, वो अमाउंट आप आज ही दे रहे हैं. सो यहाँ पे जो 100 करोड़ है इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. क्लियर? व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? विच इज नॉट पेड. व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? द नेक्स्ट कॉल अमाउंट इज पेड इन एडवांस. ठीक है, लास्ट वन. यूजुअली कॉल्ड अप एंड पेड अप आर शोन टुगेदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉल्ड अप एंड पेड अप हम साथ में दिखा सकते हैं
नहीं तो हम स्प्लिट करके भी दिखा सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, सो दीज आर द 5 टाइप्स विच वी डिस्कस्ड, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसको इसी चेन में याद रखो। एक शॉर्टकट देता हूं आपको, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, AISCP, 5 टाइप्स, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज द लास्ट वन? रिजर्व कैपिटल। देखिए, रिजर्व कैपिटल को समझने के लिए यहां पे सब्सक्राइब का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इन अवर एग्जांपल व्हाट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल? 200। और मैं क्या कहा था, पब्लिक जब 200 करोड़ सब्सक्राइब करेंगे कैपिटल कंपनी से, दे आर प्रॉमिसिंग एट एनी कॉस्ट वी विल पे, करेक्ट। सो अब देखिए, सब्सक्राइब्ड है 200 करोड़। नाउ I am 100% sure that one or the other day I'll get 200 crore, correct? Okay. From that, I'll keep some capital as reserve. 200 में से मैं 20 करोड़ रिजर्व रखूंगा, तो मैं कॉल करूंगा सिर्फ 180 करोड़ का। सब्सक्राइब के बाद क्या आ जाता है? कॉल्ड अप आ जाता है। सो 200 में से मैं कॉल कर रहा हूं सिर्फ 180 का, 20 का मैं कॉल नहीं कर रहा हूं, क्लियर। 20 को मैंने रिजर्व रखा है, क्लियर। सो ये जो रिजर्व कैपिटल है वो कब यूज करूंगा? ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब जब मैं अपना कंपनी बंद कर रहा हूं तब मैं शेयर होल्डर से मांग सकता हूं 20 करोड़, क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, सर आप तो वैसे अपना कंपनी बंद कर रहे हैं, क्लियर। अगर आप पब्लिक को पूछोगे 20 करोड़ दे दो, क्या वो देंगे? उनको देना ही पड़ेगा, बिकॉज दे हैव प्रॉमिस्ड हियर, अंडरस्टूड। द From the subscribed capital, the capital which is kept reserve is called as reserve capital. It is a portion of subscribed capital, but it is uncalled. इसको कॉल नहीं किया, ठीक है। Then it shall be called during winding up of the company. ये इसका characteristics है। Then so with this we have completed all the 6 types of share capital. So अभी तक overall क्या discussion हुआ? Meaning of share, types of shares, share capital, types of share capital. 4 concepts we have completed. Okay, issue price important है। देखिए, I have taken one example here. There are 5 lakh shares. What is that 5 lakh? Number of shares. What is that 5 lakh? Number of shares of rupees 10 each. Here 10 is called as face value or nominal value. What is that face value? Sir, price of one share. एक शेयर का प्राइस, ठीक है। Now, when we multiply number of shares into face value, we'll get some amount, and that amount is called as share capital. A example already मैं आपको explain किया था, ठीक है। ओके, नाउ दिस 10 रुपी वी कैन इशू टू द पब्लिक एग्जैक्टली 10 और मोर देन 10 और लेस देन 10। हम 10 रुपीज के शेयर को 10 रुपीज में भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं और उससे कम भी दे सकते हैं, ठीक है। Okay, so face value is 10. Face value is what? 10. I am giving it at 10. मैं पब्लिक को कितने में दे रहा हूँ? 10 का 10 में दे रहा हूँ। This is called as par. What is par? Here face value is equal to issue price. जो प्राइस में हम शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को, वो प्राइस हो जाता है इशू प्राइस। रिमेंबर, फेस वैल्यू इज डिफरेंट, इशू प्राइस इज डिफरेंट। हाँ, हम पार में इशू किए तो फेस वैल्यू एंड पार तो दोनों सेम है, क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वी कैन इशू फॉर मोर देन फेस वैल्यू ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर मोर देन फेस वैल्यू हो गया, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज प्रीमियम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीमियम। सो इन केस ऑफ प्रीमियम, issue price is greater than face value. What is issue price here?
12 बट फेस वैल्यू इज 10. डन. लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना 2 रुपीज, दिस 2 रुपीज इज कॉल्ड एज प्रीमियम, नॉट द होल 12 रुपीज. 12 में से सिर्फ 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम. डन. ओके, इसको मैं बाइफर्केशन करता हूं. देखो 10 and 2, 10 will go to share capital and 2 is called as premium. Understood? So here face value is 10 but issue price is what? 12. Issue price is greater than face value, the excess of face value is called as premium. ठीक है? And this premium is transferred to a separate account. That account is called as securities premium account. इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और एल्स यू कैन कॉल इट एज शेयर प्रीमियम अकाउंट. या तो शेयर प्रीमियम या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कह सकते हैं. ठीक है. देन व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल? शेयर प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा? हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 5 लाख. ठीक है. सो 5 लाख शेयर्स इनटू प्रीमियम प्राइस. व्हाट इज द प्रीमियम प्राइस? 2 रुपीज. मतलब 10 lakh will be transferred to securities premium. Done? Okay. Next. When this is issued for less than 10, मतलब here issue price is less than face value, this situation is called as discount. इस situation को हम क्या कहते हैं? Discount कहते हैं. What is discount? Issue price is less than face value. Clear? Okay. Company can issue shares at par. Company can issue shares at premium. Company shares को par में भी issue कर सकता है, premium भी issue कर सकता है, लेकिन कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता एज पर कंपनीज एक्ट 2013. इसका मतलब 1956 एक्ट के हिसाब से कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में भी इशू कर सकता था, लेकिन 2013 में उसको रिस्ट्रिक्ट किया है. अंडरस्टूड? ओनली इन 3 केसेस कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. मैं फिर से रिपीट करूंगा. एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, नो रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर. बट when company issues shares at discount, there are certain restrictions. Actually issue नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ 3 सिचुएशन में इशू कर सकता है. सर वो कौन सा सिचुएशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्काउंट पार्ट में. डन. सो ये हो गया इशू प्राइस. टाइप्स ऑफ इशू प्राइस: पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. ठीक है. सो अब हम ये प्रीमियम और डिस्काउंट का थोड़ा डिस्कस करेंगे. See here. Okay, see. Issue of shares at premium. When we issue the shares at premium, that premium is transferred to a separate account and that is called as securities premium account. Clear? Okay. हमारा issue price था 12, which was more than face value because face value was only 10 rupees. Understood? And we know that from 10, from this 12, 10 will go to share capital, 2 will go to premium. तो अब मुझे बताओ, ये जो 2 रुपीज़ है जो हम प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या ये प्रॉफिट है? यस, ऑब्वियसली इट इज़ प्रॉफिट. 10 रुपीज़ का शेयर मैं पब्लिक को 12 रुपीज़ में दे रहा हूँ. क्लियर? 10 रुपीज़ का जो शेयर है मैं पब्लिक को 12 रुपीज़ में दे रहा हूँ, मतलब 2 रुपीज़ मुझे एक्चुअली प्रॉफिट हुआ. एंड दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट. ये जो 2 रुपीज़ है इसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट. लेकिन कंपनी इसको प्रॉफिट नहीं मान सकता. इज दैट क्लियर? आई विल रिपीट. व्हेन कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्रीमियम, द प्रीमियम अमाउंट इज एक्चुअली कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, बट कंपनी कैन नॉट कंसिडर दिस एज कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है. थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो थरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम. व्हाई इट कैन नॉट कंसिडर इट एज अ प्रॉफिट वो डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, वन बाय वन. फर्स्ट वन, द प्राइस विच इज अबव द पार और नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रीमियम. द प्राइस विच इज अबव द पार और फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रीमियम. वी नो दिस पॉइंट.
प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। कंपनी इस कैपिटल प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मान सकता। प्रीमियम इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी हमें पता है। प्रीमियम विल नॉट गिव एनी प्रेफरेंशियल राइट टू शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर आप 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में परचेज करोगे देन यू कैन नॉट डिमांड सर हम 12 रुपीज़ दिए हैं एक शेयर को, हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो, नहीं मिलेगा। ओके, सो एक्सेस प्राइस देने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? आप कोई भी प्रेफरेंशियल राइट डिमांड नहीं कर सकते वाइंडिंग अप के वक्त। प्रीमियम इज यूजुअली इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट स्टेज। व्हाट इज अलॉटमेंट स्टेज? देखो, जैसे हमें पता है कॉल्ड अप अमाउंट वी कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेजेस, उसमें से एक स्टेज है उसका नाम है अलॉटमेंट, आगे डिस्कस करेंगे हम। प्रीमियम अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, हम अज्यूम करेंगे प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट स्टेज। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा आगे के स्लाइड में। नो रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनीज एक्ट 2013 टू इशू सिक्योरिटीज एट प्रीमियम बट देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू यूटिलाइज सच प्रीमियम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। आप पार में कर दो, प्रीमियम में कर दो, प्रीमियम में भी 2 रुपीज़, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़ और वाट एवर इट इज आप इशू कर दो, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन जब प्रीमियम आप ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आप किसके लिए यूज करोगे, फॉर व्हाट पर्पज यू आर गोइंग टू यूज, उसके लिए है रिस्ट्रिक्शंस। समझ में आ गया? इट मीन देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट वी कैन यूज ओनली फॉर 5 पर्पजेस, सिर्फ 5 पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी पर्पज के लिए इस अमाउंट को टच नहीं कर सकते। सो चलिए डिस्कस करेंगे वो कौन सा 5 पर्पजेस हैं। ठीक है, सो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इट इज गिवन इन सेक्शन 52। क्लियर? इट इज गिवन इन सेक्शन 52। सेक्शन 52 इज सब डिवाइडेड इनटू 2 सबसेक्शंस 1 एंड 2। सब सेक्शन 1 कहता है कि आप प्रीमियम अमाउंट सेपरेटली ट्रांसफर कर दो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सब सेक्शन 2 कहता है कि आप कौन सा पर्पज के लिए इस प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू मेंबर्स। ओके, एक पॉइंट बोनस शेयर ऑलरेडी आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इक्विटी शेयर्स का। यहां पे देखो, आई थिंक हाँ है, देखिए क्लियर, राइट टू शेयर द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर। तब मैं क्या कहा था आपको, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डन। सो देखिए, कंपनी जब बोनस शेयर्स इश्यू करता है इक्विटी शेयर को, कंपनी जब बोनस शेयर इश्यू करेगा इक्विटी शेयर को, तब बोनस शेयर्स इश्यू करते वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकता है। आई रिपीट इट अगेन, टू इश्यू द बोनस शेयर्स company can utilize its securities premium amount. This is a first purpose for which we can use securities premium. Then second one, to write off the balance of preliminary expenses of the company. यहाँ पे 2 पॉइंट है जो हमें सीखना पड़ेगा। फर्स्ट वन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सेकेंड वन राइट ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, the expenses which are incurred before starting the company. We know that कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रायर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, सो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो भी एक्सपेंडिचर हैं उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ मतलब कैंसल करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट 1956 में क्या होता था, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 1 लाख, दिस 1 लाख वॉज रिटन ऑफ इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर साल उसको अलग अलग साल में राइट ऑफ किया जाता था। लेकिन 2013 में एक अपडेट हुआ, 2013 में कहता है आपका जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है आप अगले साल, दैट इज इन विद इन 1 ईयर, आप उसको पूरा राइट ऑफ कीजिए।
ठीक है. सो वॉट एवर मे बी द रूल, आप बस याद रखो. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैंसिल करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, राइटिंग ऑफ कमीशन, डिस्काउंट, एक्सपेंस. कौन सा डिस्काउंट, एक्सपेंस एंड कमीशन. किसके लिए? टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स. वी नो दैट shares and debentures, to issue shares and debentures we have to spend some expenses, correct? शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा, दैट एक्सपेंसेस. सेकेंड वन, डिस्काउंट. आई टोल्ड यू यूजुअली शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन 3 केसेस है जहाँ पे हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं. हाँ, दैट डिस्काउंट रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर शेयर्स. याद रखिए आप, डिबेंचर्स के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो discount on issue of debentures and discount on issue of shares in 3 conditions, वो अमाउंट एंड कमीशन, ये तीनों अगर हो गया है खर्चा, उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दीज 2 पॉइंट्स. कौन सा? एक्सपेंस आपको आ गए समझ में, ओके, एंड डिस्काउंट आपको आ गए समझ में. लेकिन ये कमीशन है क्या? देखिए, कंपनी कैन इशू शेयर्स थ्रू अंडर राइटर्स. कंपनी क्या कर सकता है? अपना शेयर्स एंड डिबेंचर्स अंडर राइटर के द्वारा इशू कर सकता है पब्लिक को. ठीक है. नाउ हु आर अंडर राइटर्स? देखो, अंडर राइटर्स दे आर काइंड ऑफ एजेंट्स कहो, ओके. इंडिविजुअल आते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ सकते हैं. दे विल अप्रोच द कंपनी. On behalf of the company, they issue shares to whom? Public. Underwriters, what they do? On behalf of company, they issue the shares, and in return they will charge some commission. उसको कुछ commission मिल जाता है. There is a beautiful chapter called as underwriting of shares and debentures. Clear? तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन शायद इंटरमीडिएट में उस चैप्टर को डिलीट किया है. ठीक है. नाउ वट एवर मे बी, अंडर राइटर्स को जब हम कमीशन देंगे, वो कमीशन भी राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. डन. सो ये अंडर राइटर का पॉइंट और एक बार आएगा आगे, वहां पे और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. सो ओवरऑल व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? डिस्काउंट, एक्सपेंस और कमीशन अगर हम इनकर करेंगे टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सच एक्सपेंस, कमीशन एंड डिस्काउंट, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. डन. नेक्स्ट, point number 4, for providing for premium payable on redemption of any redeemable preference share or debentures. ये देखो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में एक टाइप था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और मैं बता चुका था, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर हम वहाँ पे थॉरली डिस्कस करेंगे. व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? पे बैक. क्लियर? आप रिडम्पशन प्रेफरेंस करो या फिर रिडम्पशन डिबेंचर करो. डिबेंचर्स भी हम रिडम्पशन में इशू कर सकते हैं. देयर आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर रिडीमेबल डिबेंचर्स. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? आफ्टर सर्टन पीरियड पे बैक. ठीक है. सो जब हम पे बैक करेंगे, हम इसको प्रीमियम पे दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं लिया हूँ 100 रुपीज़ में, आपसे अमाउंट लिया हूँ 100 रुपीज़ में, लेकिन वापस दे रहा हूँ 110 में. मोर देन फेस वैल्यू आई एम रिटर्निंग. सो यहाँ पे जो अमाउंट है ना, मोर देन फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. इसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ये देखो, I have taken shares or debentures at ₹100, but I will repay at ₹110. So जो ऊपर का 10 है ना, that is called as premium on redemption. ठीक है. सो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम. डन. देन द लास्ट वन, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68. परचेज ऑफ ओन शेयर्स मतलब
कंपनी क्या करता है, खुद के शेयर्स, खुद के सिक्योरिटीज को परचेज करता है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई इश्यूड इक्विटी शेयर्स. 2025 में मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किया. आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन आई अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मेरे पास बहुत प्रॉफिट है, तब मैं क्या करूँगा, कुछ अपने ही शेयर्स वापस परचेज करूँगा. कौन सा शेयर्स? आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. सो इक्विटी शेयर्स जब हम वापस रीपरचेज करेंगे हमारा ही शेयर्स, उसको हम बायबैक कहते हैं. उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज बायबैक. इंटरमीडिएट में इसका एक सेपरेट चैप्टर है, फाउंडेशन में नहीं है. अंडरस्टूड? सो बायबैक के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड और नो? सो देयर आर टोटल 5 purposes for which we can use securities premium. What is the first one? बोनस के लिए. सेकेंड वन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए. थर्ड वन, कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए. फोर्थ वन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए. फिफ्थ वन, बायबैक के लिए. ठीक है? सो फॉर 5 purposes we can use securities premium. Apart from these 5 purposes we can not use it for any other purposes. That is why I told you, even though it is a capital profit, कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट, क्योंकि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है? देयर इज अ नोट, वी विल डिस्कस व्हाट इज दैट नोट. फॉर क्लास ऑफ कंपनीज एज प्रेस्क्राइब्ड. ओके, कंपनीज एक्ट में कुछ कंपनीज को क्लास ऑफ कंपनीज में बाइफर्केशन किया है. ओके, सच क्लास ऑफ कंपनीज एंड फॉर कंपनीज विच सेक्शन 133 इज अप्लीकेबल. किसके लिए? Class of companies, and for some companies where section 133 is applicable, for them securities premium they can use only for point number A, B and C. Class of companies, and for companies where section 133 is applicable, they can use point number A, B, C. मतलब securities premium they can use only for 3 purposes. कौन सा? Bonus issue, preliminary expenses write off, commission discount expense write off. These companies cannot utilize for premium on redemption and buyback. उनके लिए ये यूज नहीं कर सकता. सो क्लास ऑफ कंपनीज सेक्शन 133 के अलावा जो भी अदर कंपनीज हैं वो 5 पर्पज के लिए यूज कर सकता है. क्लास ऑफ कंपनी एंड सेक्शन 133 दे कैन यूज ओनली फॉर 3 पर्पजेस. ठीक है? आई होप द कंसेप्ट्स आर फुल्ली क्लियर. नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट. ठीक है? एज आई टोल्ड यू, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिर्फ 3 पर्पज में हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं. लेकिन ए पॉइंट सिर्फ शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए नहीं. डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. ठीक है? सो द प्रोविजंस आर गिवन इन सेक्शन 53. What is the first one? No company can issue shares at discount. We know. Point number 2. Shares issued at a discount is void. अगर कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू भी किया, that is called as void. इसको हम क्या कहते हैं? void कहते हैं. Done? Okay. Exceptions हैं. Sweat equity, creditors and forfeited shares रीइशू करने के लिए हम शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं. As I told you, we can issue shares at discount only for 3 purposes. These 3 purposes are given here. लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. जब हम पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे, फॉरफीचर एंड री इशू सब डिस्कस करने के बाद मैं वापस आके फिर से ये डिस्कस करूँगा. ठीक है? सो ये पॉइंट मैं पेंडिंग रखूँगा. देन एज वी डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 2, अगर कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू करेगा देन इट इज कॉल्ड एज वाइड. अग्रीमेंट तो हो गया वाइड, लेकिन वहां पे उनको पेनाल्टी भी देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? पेनाल्टी देना पड़ेगा. क्लियर? ओके. देखिए, 50 लाख रुपीज हम रेज किए थे अमाउंट बाय इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट. कितना रेज किए थे हम? 50 लाख रुपीज. ठीक है? नाउ फॉर कंपनी एंड एवरी ऑफिसर
कंपनी को भी और एवरी ऑफिसर को पेनाल्टी है। क्या है पेनाल्टी? अमाउंट रेज्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर। नाउ व्हाट इज द अमाउंट रेज्ड हियर? 50 लाख और 5 lakh whichever is lesser amount. Which is the lesser amount? 5 lakh is the lesser amount. So 5 lakh is the penalty. अगर अमाउंट रेज्ड है 3 लाख और 5 लाख whichever is lesser, 3 lakh is the lesser, that is a penalty amount. ये पहला पॉइंट है। सेकेंड वन, कंपनी इज लायबल टू रिफंड द मनीज रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum. इतना ही नहीं, पेनाल्टी सिर्फ पेनाल्टी नहीं, ये जो रेज किए थे आप 50 लाख पब्लिक से, इसको वापस तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ 12% पर annum इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ पेनल्टी फॉर द कंपनी एज वेल एज एवरी ऑफिसर इफ दे इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। डन? ओके ओके, नेक्स्ट वन देखो, I told you there are too many concepts here. Okay, step by step we are discussing one by one. Okay, देखिए, as I told you, अभी तक क्या हुआ एक बार देखेंगे हम, what all the things we discussed. मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल हो गया, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ इशू प्राइस हुआ। नाउ वी आर हियर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। 3 कंसेप्ट्स पेंडिंग हैं। ओके, इशू एंड अलॉटमेंट। देखो, there are different types of companies. Okay, 2 companies I'll take here. One is public company, second one is private company. In private company, maximum number of members are 200. हम बिजनेस लॉ में डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, कंपनी लॉ एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे दिया है, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स रहता है ना, मैक्सिमम 200, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो प्राइवेट कंपनी में क्या हो जाता है, कंपनी विल इशू शेयर्स ओनली टू 200 मेंबर्स, नॉट टू आउटसाइडर्स। सिर्फ अपने ही मेंबर्स को शेयर्स इशू करेगा, बाहर वालों को नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन पब्लिक कंपनी में देयर इज नो सच लिमिट, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, ये अनलिमिटेड है। तो हियर कंपनी विल गिव ऑफर टू हुम, पब्लिक। लेकिन प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है शेयर्स का प्राइवेटली ओनली टू 200 शेयर्स। पब्लिक कंपनी में कंपनी विल गिव ऑफर टू जनरल पब्लिक। क्लियर? जब जनरल पब्लिक को ऑफर दे रहा है तो कंपनी को एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज prospectus. It means public company will issue shares only after issuing prospectus. Private company को prospectus का रूल अप्लाई ही नहीं होता, they need not, क्योंकि है ही 200 members. Now what is prospectus? It includes the details of the company. ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, हु आर द डायरेक्टर्स, ओके, फेस वैल्यू कितना है, हम शेयर्स प्रीमियम में इशू करेंगे या फिर पार में इशू करेंगे, पूरा इस तरह से डिटेल्स रहता है। क्लियर? सो प्रॉस्पेक्टस इशू करो और पब्लिक को ऑफर दे दो, इट इज ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सो ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी का ही डिस्कस हो रहा है, ठीक है। नाउ कंपनी किस तरह से ऑफर देता है, पब्लिक किस तरह से उसको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारा कंपनी। कंपनी सबसे पहले क्या करता है, एप्लीकेशंस इश्यू करता है। कंपनी विल इशू व्हाट? एप्लीकेशंस टू हुम? टू द जनरल पब्लिक। करेक्ट? ओके। इफ यू वांट टू परचेज शेयर्स ऑफ माय कंपनी, you have to first apply by filling the application. Okay, so company will issue applications to public and public will deposit in a scheduled bank. Correct? पब्लिक क्या करता है, ये सब एप्लीकेशंस स्केड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन देयर इज सम मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो पब्लिक को देना पड़ेगा।
ओके, एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे यहाँ पे. Assume that there are 50,000 shares of rupees 10 each. So अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 5 लाख. सो दिस 10 रुपीज़ ये जो फेस वैल्यू है इट विल बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़. करेक्ट. सो अलग अलग स्टेजेस में अमाउंट कलेक्ट किया जाता है. ये जो 2 रुपीज़ है ये एप्लीकेशन के वक्त देना पड़ेगा किसको? पब्लिक को. पब्लिक हैज टू गिव 2 रुपीज़ पर शेयर. एक शेयर को 2 रुपीज़. हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 50,000. सो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज़. सो 1 लाख अमाउंट आना चाहिए कहाँ पे? शेड्यूल बैंक में. क्लियर? देखो अब as we discussed already, company has to take permission from ROC. रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी ROC में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तब कंपनी बताता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है, ये सब डॉक्यूमेंट से ऑल द डिटेल्स विल गिव टू ROC. लेकिन ROC का एक कंडीशन रहता है. व्हाट इज द कंडीशन? कंपनी आपको मिनिमम अमाउंट कलेक्ट करके दिखाना पड़ेगा. ROC क्या कहता है? कंपनी आप मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट करके दिखाओ, तब जाके मैं आपको परमिशन दूंगा, नहीं तो परमिशन नहीं दूंगा. सर कितना कलेक्ट करना पड़ेगा? ये है रूल. फर्स्ट वन, इफ योर कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी, अगर आपका कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर आपको मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू कलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फेस वैल्यू हियर? 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ का 5% 50 पैसे. 50 पैसे पर शेयर आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो सर हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 50,000 शेयर्स आर देयर इनटू 50 पैसे. करेक्ट. मतलब 25,000 इज कॉल्ड एज मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, जो कंपनी को हर हाल में कलेक्ट करना ही पड़ेगा. क्लियर? ओके. अगर आपका कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, सर पहले ये बताओ ये अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनी है क्या? इफ वी आर इशूइंग शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, अगर कंपनी अपना शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इशू कर रहा है पब्लिक को, देन आवर कंपनी इज कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी. अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली पब्लिक को इशू करेंगे, देन आवर कंपनी इज कॉल्ड एज अनलिस्टेड कंपनी. अगर हमारा अनलिस्टेड कंपनी है, व्हाट इज द रूल? 5% ऑफ फेस वैल्यू मिनिमम हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा. लेकिन हमारा कंपनी लिस्टेड कंपनी है, 25% ऑफ इशू प्राइस हमें कलेक्ट करना है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेस वैल्यू, दे आर टॉकिंग अबाउट इशू प्राइस. यहाँ पे इशू प्राइस है 10, फेस वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज ऑल्सो 10. अगर इशू प्राइस है 50 रुपीज़, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 50 रुपीज़ इज इशू प्राइस, फेस वैल्यू इज 10. सो 50 रुपीज़ इशू प्राइस का 25% उनको कलेक्ट करना पड़ेगा. दैट 25% इज कॉल्ड एज मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट. तब जाके ROC क्या करता है? परमिशन देता है. अगर मिनिमम अमाउंट करने में मिनिमम अमाउंट कलेक्ट करने में कंपनी फेल हो गया, ROC उसको परमिशन नहीं देता. कुछ अलग रूल्स है लेकिन फिर भी ROC उसको परमिशन नहीं देता. ठीक है. देखिए तो क्या हो जाएगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रिसीव्ड. दिस इज अ कंडीशन. व्हाट इज कंडीशन? और एक है यहाँ पे 90% ऑफ द इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो डिस्कस करेंगे बाद में. फिलहाल आप फोकस करो. फिलहाल आप ये 5% और 25% के ऊपर फोकस कीजिए. अगर रिसीव हो गया, अंडरस्टूड, कंपनी रिसीव्ड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, क्लियर, देन इट विल अलॉट द शेयर्स. कंपनी क्या करता है? शेयर्स अलॉट करता है. रिमेंबर, कंपनी क्या दिया था? एप्लीकेशंस दिया था. पब्लिक क्या डिपॉजिट किए थे? एप्लीकेशन डिपॉजिट किए थे विथ एप्लीकेशन अमाउंट. करेक्ट. अब परमिशन मिला ROC से, यस, तो तब जाके एप्लीकेशंस को मतलब शेयर्स को अलॉट किया जाता है.
इट मीन जब तक परमिशन नहीं मिलता तब तक जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए थे उनको हम कहते हैं अप्लीकेंट्स। क्या कहते हैं पब्लिक को? अप्लीकेंट्स। जब अमाउंट रिसीव हुआ, मिनिमम अमाउंट, परमिशन मिला आरओसी से, तब जब हम अप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करेंगे तब वो हो जाते हैं शेयर होल्डर्स। अप्लीकेशंस को हम शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। डन? ओके, नेक्स्ट, इफ नॉट रिसीव्ड, अगर एज स्टेटेड द मिनिमम एप्लीकेशन मनी, इफ कंपनी इज अनेबल टू रिसीव, देन इट हैज टू रिफंड द अमाउंट। कंपनी को पूरा जो भी अमाउंट रिसीव किया है पब्लिक को सब रिफंड करना चाहिए। कितने दिन में? 15 डेज ऑफ क्लोजर, 70 डेज ऑफ क्लोजर। सर ये क्लोजर क्या है? देखिए, आज अगर मैं पब्लिक को ऑफर दे रहा हूं, मैं कुछ दिन के लिए वेट करूंगा, से एग्जांपल 60 डेज, 60 डेज तक वेट करूंगा। 60 डेज तक के अंदर मुझे मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करना चाहिए। अगर 60 डेज में मैं रिसीव नहीं किया, अंडरस्टूड, 60 डेज के बाद, 60 डेज हो गया मेरा क्लोजर डेट, उसके बाद 15 डेज के अंदर मुझे अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा या फिर 70 डेज के अंदर अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। सर ये 15 डेज 70 डेज अलग अलग क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, आई टोल्ड यू, कंपनी शेयर्स या तो डायरेक्टली इशू कर सकता है या तो थ्रू अंडर राइटर्स इशू कर सकता है। ठीक है, अगर आप अंडर राइटर के द्वारा इशू करोगे तो आपको 70 डेज ऑफ क्लोजर के अंदर, क्लोजर से 70 डेज के अंदर अमाउंट रिफंड करना है। अगर आप डायरेक्टली इशू करोगे नॉन अंडर राइटिंग, देन क्लोजर के 15 डेज के अंदर अमाउंट रिफंड करना है। क्लियर? अगर सर आप 15 डेज और 70 डेज के अंदर रिफंड नहीं कर पाओगे, देन व्हाट इज द रूल? रूल इज आपको 15% पर एनम पेनल्टी पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट आपको अमाउंट रिफंड करना है। इज द क्लियर? मिनिमम एप्लीकेशन मनी मिला, कंपनी विल प्रोसीड अलॉटमेंट। मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन अमाउंट नहीं मिला, देन कंपनी हैज टू रिटर्न द अमाउंट 15 डेज और 70 days. 70 days for underwriting, 15 days for non-underwriting. Clear? Okay. Now 5% ऑफ फेस वैल्यू के साथ और एक रूल है, 90% ऑफ इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, जो कंपनी इशू किया था ना, उसका 90% तो सब्सक्राइब होना चाहिए, एक रूल है। क्लियर? देखो, इस तरह से प्रोसीजर हो जाएगा कंपनीज में। नेक्स्ट, यहाँ पे अलॉटमेंट के कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है। दीज पॉइंट्स आर गिवन इन सेक्शन 13। कंपनी कैन मेक अलॉटमेंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी विद इन हाउ मेनी डेज? 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सो प्रोस्पेक्टस हम इशू करेंगे, अज्यूम करो 1/5/2025 के दिन, करेक्ट? सो यहां से लेके 120 डेज इज व्हाट? मैक्सिमम। इसके अंदर ही हमें क्या करना है? शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा। अगर मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो, सर रिसीव नहीं हुआ तो यहां पे जो 60 डेज कट ऑफ था उसके बाद में हम रिफंड करेंगे। अगर रिसीव हुआ, प्रोस्पेक्टस के दिन से लेके 120 डेज के अंदर मैक्सिमम, ये 120 डेज हो गया मैक्सिमम, उसके अंदर अलॉटमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, आफ्टर अलॉटमेंट अप्लीकेंट्स विल बी टर्न्ड एज शेयर्स। ये पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जब पब्लिक अप्लाई करेंगे उसको हम अप्लीकेंट्स कहते हैं, जब शेयर्स अलॉट हो जाता है तब उनको शेयर होल्डर कहते हैं। अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, ओके, यूजुअली 2 months। अलॉटमेंट का भी एक रिस्ट्रिक्शन है, 2 months के अंदर ही करना पड़ेगा। सो लगभग आप ऑन एन एवरेज डेज कैलकुलेट करोगे, प्रॉस्पेक्टस से दिन से लेके 60 डेज तक मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आना चाहिए। 60 डेज के अंदर नहीं हुआ वो क्लोजर डेट हो जाएगा, वहाँ पे 15 डेज और 70 डेज का अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 months और कैलकुलेट करोगे, लगभग 60 डेज हो जाता है। सो ओवरऑल इट इज अ प्रोसीजर ऑफ 120 डेज। नेक्स्ट, allotment should be made on the same terms on which shares are applied। जिस तरह से हम रूल्स बता के एप्लीकेशन रिसीव किए थे, उसी रूल्स के हिसाब से हमें शेयर्स अलॉट करना पड़ेगा। सो रूल्स हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक रूल है, ठीक है, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द सेम मैनर व्हेन इट वाज गिवन। सो ऑफर किस कंडीशन में दिए थे उसी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अप्लीकेंट्स को हम शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अलॉटमेंट का कम्युनिकेशन उनको करो। अगर आप अलॉटमेंट करोगे और चुप बैठोगे देन देयर इज नो यूज, क्योंकि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है। अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ओनली, जो अप्लाई किए थे सिर्फ उसी को अलॉटमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए अप्लाइड फॉर शेयर्स एंड वी आर अलॉटिंग टू मिस्टर बी, देन इट इज नॉट फेयर, इट इज वाइड। क्लियर? नेक्स्ट, allotment can be made only after minimum subscription 90% of issue as per SEBI is subscribed by the public as stated in the prospectus and receipt. Okay, see, as we know SEBI rules के हिसाब से 90% of issue price का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, then only we can allot the shares. Minimum amount of application we know 5% of face value, 25% in case of SEBI, 25% ऑफ इशू प्राइस, 5% ऑफ फेस वैल्यू और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होना चाहिए। प्रीवियस स्लाइड में इसको डिस्कस किए थे। देन मनी टू बी रिफंडेड 15 डेज 70 डेज, ए पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है। या इफ कंपनी फेल्स टू रिफंड द एप्लीकेशन अमाउंट देन दे हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सो ये भी पॉइंट में डिस्कस किया था, करेक्ट। क्लोजर डेट के 15 डेज के अंदर आप रिफंड नहीं करोगे अमाउंट, तो आपको 15% पर एनम पेनल्टी देना पड़ेगा। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, देखो 1000 फॉर ईच डे, हर दिन अगर आप मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव नहीं किए आपको अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप रिफंड नहीं करोगे अमाउंट पब्लिक को, हर एक दिन 1000 जब तक वो 1 लाख नहीं होता, सो 1000 पर डे और 1 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। सो इतना पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। डन। सो लेके सेकेंड लास्ट कंसेप्ट इज स्टेजेस ऑफ इशू प्राइस, इसका हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ओके, वी कैन रिसीव द अमाउंट इन डिफरेंट स्टेजेस। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। कॉल कैन बी बाइफर्केटेड एज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह से अलग अलग से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द इशू प्राइस इज से 50 रुपीज़ पर शेयर, इशू प्राइस कितना है 50 रुपीज़ पर शेयर, सो वी कैन डिवाइड इट एज 10 रुपीज़ फॉर अप्लीकेशन, 25 फॉर अलॉटमेंट, 15 फॉर फाइनल कॉल। डन। सो एज आई टोल्ड यू, कॉल कैन बी सब डिवाइडेड एज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, नहीं तो हम इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। सो इफ देर आर ओनली 3 स्टेजेस विल बी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड हियर फ्रॉम दिस theory onwards our questions will start. What kind of questions? This chapter majoritarily it is based on passing the journal entries. तो हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। क्लियर? एज आई टोल्ड यू, जर्नल एंट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन इसका जो थ्योरी पार्ट है थोड़ा बहुत बचा है, मैं अभी कवर कर दूंगा। देखिए, इश्यू प्राइस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। तो यहाँ पे हर एक स्टेज में हमें 2-2 एंट्रीज पास कर रहे हैं। सो ओवरऑल लगभग ऑन एन एवरेज 6 एंट्रीज आ जाता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब देखो, देर आर टोटल 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. So what is the total share capital? 5 lakh is the total share capital. हम एग्जांपल ले लेंगे मिस्टर ए का। अमॉन्ग दीज 50,000 शेयर्स, मिस्टर ए इज होल्डिंग 50 शेयर्स। टोटल है 5,000 शेयर्स, सॉरी 50,000 शेयर्स। टोटल देर आर 50,000 शेयर्स विद द कंपनी। अमॉन्ग 50,000 शेयर्स, मिस्टर ए हैज़ परचेज्ड 50 शेयर्स। ठीक है। नाउ आई कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन के लिए कॉल किया, सब लोगों ने मुझे अमाउंट दिया। किसने दिया?
मिस्टर ए इंक्लूडिंग ऑल अदर शेयर होल्डर्स। ठीक है, मैंने अलॉटमेंट का अमाउंट पूछा कुछ साल के बाद, मिस्टर ए ने भी पेमेंट किया अलॉन्ग विथ ऑल द शेयर होल्डर्स, नो इश्यूज। लेकिन जब मैं फाइनल कॉल का अमाउंट किया तो मिस्टर ए जो 50 शेयर होल्ड किया था उसने पेमेंट नहीं किया। मिस्टर ए failed to pay first and final call money. When he fails to pay the amount, this is called as unpaid amount or calls in arrears. जो स्टार्टिंग डिस्कस किए थे, कॉल्स पेड अप कैपिटल में डिस्कस किए थे हम, कॉल्स इन अरियर्स कहा जाता है। अब देखो, ये जो कॉल्स इन अरियर्स है एक कंपनी के लिए हो जाता है असेट। सर असेट क्यों? बिकॉज दिस अमाउंट इज व्हाट? रिसीवेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर। दिस अमाउंट इज receivable, so receivable is asset. Done. Now if Mr. A pays the amount after 2 months, अगर मिस्टर ए 2 महीने के बाद ए अमाउंट पेमेंट करेगा, देन कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट। कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अगर कंपनी डिसाइड करेगा अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, से दे हैव डिसाइडेड 5%, देन दे विल चार्ज 5% ऑन द अनपेड अमाउंट। किसके ऊपर? अनपेड अमाउंट के ऊपर। अगर मान लीजिए देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन टेबल एफ विल अप्लाई। व्हाट विल अप्लाई? टेबल एफ विल अप्लाई। एज पर टेबल एफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज 10% पर एनम। इट इज़ अ मैक्सिमम रेट, कंपनी इससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो अगर हम 10% मान के चलेंगे, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? देखो 50 शेयर्स विच कॉल प्राइस इज नॉट पेड, फाइनल कॉल प्राइस इज नॉट पेड। क्लियर? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स ही डिलेड? 2 months, सो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है। करेक्ट? इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। डन। यहां पे एक पॉइंट आप समझ लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक अथॉरिटी रहता है। व्हाट इज अथॉरिटी? दे कैन वेव ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है इसको माफ कर सकते हैं, या तो दे कैन रिड्यूस इट, या तो रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? अगर मिस्टर ए ने वैलिड रीजन दिया, नहीं सर इसकी वजह से ये डिले हुआ था, इसकी वजह से मैंने पेमेंट नहीं किया, इफ इट इज वैलिड रीजन, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइदर दे कैन वेव ऑफ, कैंसिल कर सकते हैं, या तो रिड्यूस कर सकते हैं। उनके पास एक अथॉरिटी रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल, Mr. A is holding 50 shares among 50,000. I called for application. मैंने application का call किया. So Mr. A along with all other shareholders he paid the amount. तो after few months I called for allotment. मैं allotment के लिए call कर रहा हूँ. तब Mr. A ने क्या किया? He paid 25 rupees of allotment. Also he paid 15 rupees of call, जो अभी तक मैंने किया ही नहीं. कंपनी अभी तक कॉल अमाउंट पूछा ही नहीं, लेकिन मिस्टर ए क्या कह रहा है? सर आप ये एडवांस में ले लीजिए। अंडरस्टूड? सो हियर ही इज पेइंग 15 रुपीज पर शेयर इन एडवांस। करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्स इन एडवांस। एंड कॉल्स इन एडवांस इज liability for the company. Why it is liability? Because company has already received the amount and it has to परफॉर्म इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी हो जाता है। सो जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, नाउ हियर देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जैसे कॉल्स इन अरियर्स में इंटरेस्ट था, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। अब कंपनी पेमेंट करेगा इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर। क्लियर? सेम रूल, अगर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट है, देन दैट इंटरेस्ट के, उस इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। अगर आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है, देन अगेन टेबल एफ विल अप्लाई। एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम।
सो 12% पर एनम उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट. Is that clear? So interest on calls in arrears is income for the company, whereas interest on calls in advance is expenditure for the company. I'll repeat it again. Calls in arrears is asset, calls in advance is liability. Interest on calls in arrears is income, interest on calls in advance is expenditure. ठीक है? या इस स्टेजेस, इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. सो द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे, that is last theory part as far as issue of shares is concerned, types of subscription. There are 3 types: full subscription, under and over. देखिए, अगर कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करेगा, क्लियर, और पब्लिक सब्सक्राइब करेगा 50,000, दिस इज कॉल्ड एज फुल सब्सक्रिप्शन. Company issued 50,000 shares, public subscribed 50,000 shares, it is called as full subscription. Company issued 50,000 shares, but public have subscribed for 45,000. Company issue किए थे 50,000 shares, लेकिन public ने subscribe किए 45,000 shares, it is called as under subscription. ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, Company issued 50,000 shares, but public have subscribed for 60,000 shares. सो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. अगर फुल एंड अंडर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी में ही है. लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है. ओके, कंपनी को चाहिए था 50,000 लेकिन 10,000 मिला एक्स्ट्रा. अब प्रॉब्लम आता है, सर इस 10,000 का करेंगे क्या. सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है. या तो आप पूरा 10,000 एक्सेप्ट करो, या तो आप रिजेक्ट करो, या तो आप पार्ट में 8,000 एक्सेप्ट करो, 2,000 रिजेक्ट करो. आपके हिसाब से करना पड़ेगा. ठीक है? सो यहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, क्लियर, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट. अंडरस्टूड? रिजेक्ट किया तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा. उस एडजस्टमेंट को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट. डन? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन: फुल, अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. दैट्स इट. दिस इज अ थ्योरी पार्ट ऑफ इशू पार्ट. ठीक है? सो जर्नल एंट्रीज, फॉरफीचर पार्ट एंड री इशू पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.